स्वागत है आप लोगों का माँ बनी चुड़ैल के इस दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रवि रामू काका के खेत में अपनी माँ का इंतजार कर रहा था और जब उसे अपनी माँ दिखाई देती है वो बेहोश हो जाता है और सारे गांव वाले आकर उसे उठाते हैं। अब आगे रवि अभी भी सदमे में ही था। तभी सामने से गुरु रमाकांत जी आते हुए दिखते हैं। वे बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे जिन्होंने न जाने ऐसी कई भूत प्रेत वाली गुथलियों को सुलझाया था। उन्हें देखते ही रवि उठता है और उनकी चरणों में जा गिरता है। गुरुजी ने रवि को उठाया और कहा, रो नहीं और जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ विस्तार से बताओ। इसे सुनकर गुरुजी ने कहा, क्या तुमने सारे दाह कर्म सही से पूरा किए थे? उनकी 13वीं के सारे रस सही से किए थे, जैसा कि हर मनुष्य के मरणोपरांत होता है। तभी रवि कहता है कि जी गुरुजी, मैंने ये सब किया था। फिर गुरुजी कहते हैं कि फिर तो तुमने सारे क्रियाकर्म शमशान में किया होगा। रवि गुरुजी को देखता रहा, फिर बोला, जी नहीं, मैंने माँ के दाह संस्कार बांस के बगीचे में किए और काका के खेत में। गुरुजी ने कहा, यही तो सबसे बड़ा पाप कर दिया तुमने। बांस के बगीचे में कभी भूल कर भी किसी का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वंश की हानि होती है और मृत व्यक्ति के पुत्र को पितृदोष लगता है, जिसके कारण व्यक्ति को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। तभी रवि असमंजस में पड़ जाता है और गुरुजी से कहता है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है? गुरुजी कहते हैं, है तो, पर बहुत ही कठिन है। साथ ही इसी में किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तभी रवि कहता है, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि कोई गलती से भी गलती ना हो और मेरा भरोसा करें, कोई भी गलती नहीं होगी। तभी गुरुजी ने रवि को कुछ सामान के लिस्ट दिए और कहा, और ये सब सामान तुम लाकर अपने पास रखना। 2 दिन के बाद अमावस्या है, उस शाम तुम आश्रम में मुझे मिलने आना। अमावस्या की रात को हमें कुछ खास अनुष्ठान करने होंगे। ध्यान रहे, यह अनुष्ठान रात को 12 बजे के बाद ही शुरू होगी और इस बात की जानकारी किसी को कानो कान नहीं होनी चाहिए, वरना उसे भी इस अनुष्ठान में आना पड़ेगा। रवि गुरुजी को धन्यवाद जनाता हुआ अपने घर आ जाता है। रवि के घर पहुंचते ही जया ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उससे कहने लगी कि यूं ही बिना बताए कहाँ चले गए थे और इतना परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? इस मुसीबत का कोई इलाज मिला? तभी रवि कहता है कि मिला तो, पर मुसीबत का हल मिलना और मुसीबत हल होने में काफ़ी अंतर है जया। खैर, मुझे एक थैला दो, कुछ ज़रूरी सामान लाना है। आज आश्रम के गुरुजी मिले थे जिन्होंने कुछ उपाय सोचा है और इसके लिए कुछ आवश्यक सामान चाहिए, बस वही लेने जाना है। रवि सारा सामान लेकर आता है और घर में रख देता है। रात को जैसे तैसे दोनों सोते हैं। नींद तो दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। करवटें बदलते हुए सुबह हो गई। जया चाय बनाने के लिए उठते ही पहले किचन में गई, पर जैसे ही किचन में नजर पड़ी उसकी चीख निकल गई। जया की चीख सुनकर रवि भागता हुआ आया। किचन का नज़ारा किसी का भी दिल दहला सकता था। पूरा किचन सड़े गले मांस की बदबू सा महक रहा था। हर तरफ किसी जानवर के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। दीवार पर खून के छींटे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नरभक्षी ने किसी बेजुबान के मौत का
तांडव मचाया हो। ये सब देखकर जया रवि के कंधों पर झूल गई। रवि भी अपनी सांसें थामे जया को लेकर वहां से अपने कमरे में आ गया। पहले तो जया को बेड पर लिटाया और फिर वो वापस किचन में आया। पर ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। बस अगर कुछ है तो वो है सिर्फ जले हुए लाश की बदबू। रवि एक एक कदम फूक फूक कर रखता। रवि सारे किचन का जायजा ले रहा था। रवि को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए फ्रिज की ओर बढ़ता है। और तभी खूनी लाल आंखें, बिखरे हुए घने बाल और भयानक सूरत सा एक प्रेत उसके सामने खड़ा घूर रहा था, जैसे अभी ही वो रवि को खा जाएगा। उसे सामने खड़ा देख रवि के प्राण सूख रहे थे और तभी उसे याद आया कि पंडित जी ने कहा था कि उससे बात करो और यदि वो चाहे तो तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन रवि को उससे पूछने की कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी। वो प्रेत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके जले हुए शरीर के घाव से गंदा काला रक्त बह रहा था। वह जोर जोर से सांसें लेता हुआ रवि पर झपटा। जया चीखते हुए आई और रवि को खींचकर किनारे किया। तभी वो प्रेत चीखते हुए हवा में गायब हो जाता। आखिर वो प्रेत कौन था और जया के किचन में क्या कर रहा था, और रवि और जया को उसकी मां से कब मुक्ति मिलेगी, ये सब जानने के लिए देखते रहे इंटरैक्टिव जहां।